आज आपका लेक्चर नंबर, बैठ दो, आज आपका लेक्चर नंबर 9 है। 8 है कि 9? 9 है ना? हाँ 9 है ना? आवाज आ रही ना प्रॉपर? ठीक है। देखो बच्चों, आप लोग जल्दी से एडजस्ट हो जाओ जहां जगह मिल जाए। अरे भाई, क्या किया है भाई ने? कौन सी पीपीटी लगाई? अच्छा, ये लॉस वाली है। अरे यार, ऊपर नीचे कर दिए। कल की हेडिंग बताओ जरा सब लोग। ईल्ड, ईल्ड वाला हो गया है? ईल्ड हो गया है ना? सैंपल, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, फोर्थ होना है, तो बाकी डिलीट कर देता हूँ। परसेंटेज प्योरिटी, हाँ बेटे क्या कह रहे हो? हाँ, तो आज आप लोगों का रिजल्ट आ गया है, जैसा बच्चे बता रहे थे। वो बाहर लगा तो है सही? आप लोगों का लगा है ना? हाँ। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 600 से ऊपर नंबर है? 600 से ऊपर वाले खड़े हो जिनके 600 से ऊपर है। एक और 600 से ऊपर। अच्छा बैठो बेटा। 500 से ऊपर कितने लोग हैं? 500 से ऊपर, 500 से ऊपर वाले खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। 500 से ऊपर जिन बच्चों के खड़े हो जाएं। और बस आप तीन, और कोई है? और कोई? बस आप तीन लोग हो, बैठो बैठो। अच्छा, 400 से ऊपर कितने बच्चे हैं? 400 से ऊपर, हाँ हाँ 400 से ऊपर जिनके हैं वो सब खड़े हो। 400 से ऊपर वाले खड़े हो जाए। 400 से ऊपर वाले। ओके, ठीक है। अब 300 से ऊपर वाले कितने हैं? 300 से ऊपर वाले, 300 से ऊपर खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। 300 से ऊपर, 300 से ऊपर। तुम लोगों ने टेस्ट नहीं दिए क्या? नाम ही नहीं है? अच्छा, 300 से ऊपर बैठ जाओ, बैठ जाओ। 300 से, तो देखो, आप सभी बच्चों ने पेपर दिया, तो हर एक का अपना अपना कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रहा है। तो किसको क्या फील हो रहा है? जैसे मान लो 300 वाले हैं, तो उनको क्या दिक्कत फील हो रही है?
तुम पेपर देते हो तो नंबर कम कैसे आते हैं, या तुम पेपर देते हो तो नंबर कम कैसे आ रहा है, 300 क्यों आ रहा है? 300 वाले दो चार लोग बताए, हाँ भाई बताओ। 400, तो 400 वाले नंबर पे बताओ, 400 भी इतना तो नहीं है सिलेक्शन होगा। बताओ बताओ, खड़े हो, खड़े हो। 400 मतलब क्यों आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? फिजिक्स केमिस्ट्री में कम नंबर आए, कितने कितने? फिजिक्स में 100, केमिस्ट्री में 83, और बायो में टोटल कितना हुआ? दो, 133, 183, और उधर बच्चा होगा तो 250, क्योंकि 400 से ऊपर आ रहा है, 500 से कम आ रहा है। 260, 469 है, तो 469। हाँ, तो इसका मतलब 270 के आसपास बायोलॉजी में आ रहा है, यही तो होगा मेरे हिसाब से जो है। हम्म, ठीक है। तो इसमें से आपने क्या कंक्लूजन निकाला? बताओ, डरो नहीं, मारते थोड़ी ना किसी बच्चे को। सिलेबस कंप्लीट यहाँ नहीं हो पाया था कि तुमने नहीं किया? अच्छा, यहाँ अलग तरह से। अच्छा, तो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं हो पाई, ना बायो में, ना केमिस्ट्री में, ना फिजिक्स में? दो चैप्टर छूट गए थे, पढ़ने को छूट गए थे, यहाँ हुए? अच्छा, चलो बैठो। देखो यार बच्चों, पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, उसको नंबर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, और नंबर में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें थोड़ी सी प्लानिंग अपनी सही करनी पड़ेगी। यदि आप एक बार में एक तीनों सब्जेक्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो आप कोशिश करो कि हर पेपर में दो सब्जेक्ट में परफॉर्म करो। मगर यदि सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं करोगे, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आज भी अच्छे से नहीं हुई, कल भी अच्छे से नहीं होगी, परसों भी अच्छे से नहीं होगी। तो जब कभी अच्छे से होगी नहीं, तो पेपर वाले दिन कैसे अपने आप हो जाएगी भाई? पेपर वाले दिन कैसे हो जाएगी? तो अब इसको किया कैसे जाए? एक तो रास्ता है कि हम थोड़ी ज्यादा मेहनत करके तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करके, रिवीजन करके, खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके पेपर देने जाए। ये थोड़ा सा टफ है, वो सबका नहीं हो पाता है। जितने बच्चों ने पेपर दिया उसमें से दो चार बच्चे होंगे जो पूरी सीरियस मेहनत के साथ जाके पेपर दिए होंगे। बाकी सब तो पेपर दिए कि भाई पेपर है तो पेपर देना है। सीरियस होके पेपर देने वाले सिर्फ दो तीन होंगे कि नहीं हम पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे, हम हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, देन जाके उसने पेपर दिया है। ऐसा रेयर एक या दो या तीन बच्चा होगा, ज्यादा नहीं होंगे। बाकी दूसरी कैटेगरी क्या आती है? दूसरी कैटेगरी इस तरह से आती है कि काम करते हैं कि सिर्फ नोटबुक नोटबुक रिवाइज कर लेते हैं, और नोटबुक रिवाइज कर ली, जाके पेपर दे दिया। एक दूसरी कैटेगरी आई। उससे भी नीचे की कैटेगरी क्या आ रही है कि यार सैटरडे रात में बैठे, जो रिवाइज हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी कुछ आया, फार्मूले आर्मूले याद कर लिए और जाके पेपर दे दिए। एक कैटेगरी है। चौथी कैटेगरी क्या है कि पेपर ही मत दो, सीधा वही वाला देंगे यार, और सीधा वहीं से सिलेक्शन लेंगे। एक चौथी कैटेगरी है। तो दूसरी तीसरी और कैटेगरी के नंबर यही होते हैं, 200, 250, 300, 350, बस ज्यादा से ज्यादा गए 400 तक, ज्यादा से ज्यादा गए 400 तक। जिन्होंने आधा अधूरा रिवाइज करके गए, थोड़ा बहुत पढ़ के गए, वो 400 से ऊपर निकलना चालू हो जाते हैं। 410, 405, 380, 390 या 500 तक खींच तान के पहुंच सकते हैं। साढ़े 400 से ऊपर नंबर तभी आएंगे जब तुम मेहनत करके जाओगे। 450 से ऊपर नंबर तभी आएंगे जब तुम मेहनत करके जाओगे। अच्छी मेहनत होगी तो 450 से ऊपर 500, 550, 600 तक पहुंचेंगे। यदि सिर्फ पेपर देना हमारा एम है तो पेपर तो दे ही रहे हो, उसमें कोई गलत बात थोड़ी ना। तो पेपर देना एम मत बनाओ, रिजल्ट लाना एम बनाओ। यदि आप पूरा सब्जेक्ट ना पढ़ के जा पाओ, सपोज करो तुम नहीं पढ़ के जा पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ गई है, या मान लो जो भी कुछ समझते हो कि हम पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ के जा पा रहे हैं, हम पूरी केमिस्ट्री पढ़ के नहीं जा पा रहे हैं, हम पूरी बायोलॉजी पढ़ के नहीं जा पा रहे हैं, तो टारगेट कुछ ऐसे उठाया करो कि इस पेपर में हमने जैसे उठा लिया कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी पढ़ के जाएंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 360 नंबर का पेपर हुआ, तो 360 में से हमारा टारगेट हो कि 200 फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो फिर थोड़ा टफ भी है, तो 270 से ऊपर आए।
270 से ऊपर आए, क्योंकि हम 2 सब्जेक्ट लेके जा रहे हैं और 2 सब्जेक्ट को हम पूरी तरह से तैयार करके जा रहे हैं। सारे चैप्टर को पढ़ा है, सबके क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, सारे फार्मूले अच्छे से याद किए हैं, ठीक है, कई बार हमने चीजें रिवाइज की हैं, तो हमारे 270 से ऊपर आए, 280 आए, 290 आए, 300 आए, 310 आए, 320 आए। या तो हम सिर्फ बायोलॉजी लेके जा रहे हैं, तो सिर्फ बायोलॉजी लेके जा रहे हैं तो एनी हाउ 310 से ऊपर आने चाहिए, 310 से ऊपर आने चाहिए, और आ जाते हैं 330, 340, 350 बच्चों के नंबर आते हैं। कभी मैंने तीनों पूछे थे कि भाई बायो में कितने, यदि बायो में 300 से नीचे आ रहा है इसका मतलब वो भी खराब है, उससे भी सिलेक्शन नहीं होना। केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180, फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 रेयर बनता है, मगर बायो में 340 के ऊपर मैक्सिमम बच्चों के बन जाते हैं, मतलब कई बच्चों के बन जाते हैं। तो आप यदि पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ के जा पा रहे हो कि तीनों को पढ़ के जाए, तो यार छोटे छोटे टारगेट लो ना। इस बार हमने पूरी ताकत से फिजिक्स केमिस्ट्री कर ली, तो हमारे 4 चैप्टर फिजिक्स, 4 चैप्टर केमिस्ट्री के एक लेवल पे तो तैयार हो गए, बायो नहीं हुई। अगले बार के सिलेबस में मैंने सिर्फ बायो कर ली, तो 4 चैप्टर जूलॉजी, 4 चैप्टर बॉटनी, 8 चैप्टर एक लेवल के तो तैयार हो गए बायो में। तो अब ये तो हुआ कि हमारे कम से कम 16 चैप्टर हो गए एक लेवल पे जाके। नहीं तो क्या है, हम उसी जगह पे पॉलिश मार रहे हैं, जो हमें आता है हम उसी जगह पे घूम रहे हैं। हम मेहनत भी कर रहे हैं, मगर हमारी जो प्रिपरेशन है वो एक लेवल को अचीव नहीं कर रही है। क्यों? हम जितना जानते हैं उसी में 2-4% ऐड कर लेते हैं, जो हमें आता है उसी का रिवीजन कर लिया, पेपर दिया है, जो हमें आता है उसी का रिवीजन कर लिया, पेपर दिया है। और बार बार 400 नंबर आएंगे तो ये होगा 200 बढ़ाने, 200 बढ़ाने हैं, वो 200 बढ़ाने का तरीका यही है। अब वो 4 चैप्टर या 8 चैप्टर तुम्हारे एक लेवल पे पहुंच गए हैं, तो दोबारा जब उनको रिवाइज करना होगा तो टाइम कम लगेगा, दोबारा उनको रिवाइज करने में टाइम कम लगेगा, उसमें तुम्हारा नॉलेज ज्यादा अच्छा हो चुका है, क्योंकि तुमने उसके शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, तुमने उसके अच्छे क्वेश्चन भी कर लिए, इजी क्वेश्चन भी कर लिए, सब कुछ कर रखा है। तो यदि मान लो आप तीनों सब्जेक्ट का पूरी ताकत के साथ पेपर नहीं दे पा रहे हो, कुमुलेटिव टेस्ट, कुमुलेटिव के लिए बता रहा हूँ ये, अब ये नहीं कि एक एक चैप्टर का टेस्ट है तो आज हम फिजिक्स केमिस्ट्री करके जाएंगे, है ना, हम सिर्फ बायो करके जाएंगे, इतना दिमाग मत लगा देना। कुमुलेटिव के लिए बता रहा हूँ, कुमुलेटिव टेस्ट में भाई 16-17 चैप्टर आते हैं, 4-5 फिजिक्स के आए होंगे, कितने चैप्टर आए टोटल? 30 का चैप्टर, क्या कंप्लीट 11 था क्या? अच्छा कंप्लीट 11 था, हाँ, तो अब जैसे कंप्लीट 11 है, तो कंप्लीट 11 तो एक मान के चलो पूरा पेपर ही हो गया लगभग, कि पूरा पेपर ही हो गया, है ना, क्योंकि 11 का सिलेबस 60% है, तो इसका मतलब 60% सिलेबस का तुम टेस्ट दे आए हो, तो पूरा करके जाना। कर गए तो बहुत मुश्किल है कि हाँ भाई कोई करके जाए, कुछ बच्चे करके भी जाएंगे कि कुछ सिलेक्शन जिसको लेना वो करता है। तो मान लो हम 37 चैप्टर नहीं पढ़ के जा रहे हैं, तो सिर्फ बायो के 15 चैप्टर पढ़ के जाते हैं, मगर बायो के 15 चैप्टर जब हम पढ़ के जाएं तो हमारे 360 में से 300 ऊपर नंबर आने चाहिए। तो इससे ये हुआ कि हमने कम से कम कुछ नहीं तो बायो के 16 चैप्टर अपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए, क्योंकि उन 16 चैप्टर को मिला के या 15 चैप्टर को मिला के 360 में हम 320 नंबर, 330 नंबर ला रहे हैं। तो वो तुम्हारी प्रिपरेशन में ग्रोथ दे रहा है, क्योंकि तुमने वो 16 चैप्टर इस लेवल पे पहुंचा दिए कि उससे यदि अब कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम 90% सॉल्व कर दोगे। क्यों? 360 का 320 लगभग 90% है, इसका मतलब 90% सॉल्विंग थी तुम्हारी 16 चैप्टर के अंदर। तो इसका मतलब ठीक है, हमारा एक पोर्शन बहुत अच्छा हो गया है। अब किसी बार दूसरा कम्युलेटिव होगा तो हम दूसरे वाले पार्ट को लपेट लेंगे, तो हमारे फिर 32 चैप्टर हो जाएंगे या 24 चैप्टर हो जाएंगे। तो हमने दूसरे वाले पार्ट को भी एक अलग लेवल पे ले गए कि उससे भी हम 90% 95% सॉल्विंग है। अब एवरेज दोनों का 95% से ऊपर चला गया। अब तुम्हारा बायो में स्कोर बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा रिवाइज भी है और एक लेवल पे तुम उसके क्वेश्चन भी कर चुके हो, एक लेवल पे तुमने सारी चीजें याद भी कर ली है। इसी तरह से फिजिक्स, इसी तरह से केमिस्ट्री कर लो। यदि तीनों नहीं कर पाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि यार आंख बंद करके काम करो। मेरा बस इतना कहना है कि आपको दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, उसका यूज करो। इसका मतलब ये नहीं है कि बस मेहनत ही करनी है। अरे कोई घोड़े गधे थोड़ी ना हो कि बस मेहनत ही करनी है। मेहनत की डायरेक्शन सही हो, जिसको कहते हैं प्लानिंग, क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग है, तुम उतना ही मेहनत करके जाओ, मगर तुम्हारा जो आउटपुट है वो बढ़ाया। कम से कम वो 4-6-10 चैप्टर तुम्हारे बहुत स्ट्रांग हो गए। अभी क्या है, जहां थे वहीं है, जहां थे वहीं है।
हमने क्या किया, एक रफली नजर सब पे मारी और सबके रफली फार्मूले याद कर लिए, सबको एक बार रिवाइज कर लिया, ठीक है, और सबके दो दो चार चार क्वेश्चन लगा लिए, जहां थे वहीं है, उसमें ज्यादा ज्यादा हम 1% अपने स्टडी में ऐड कर पाए। मगर सारा कुछ करने में हमें तब भी 15-20 घंटे लग गए, डेली 2-2 3-3 घंटे दिए या जितने भी लग गए। मगर प्रिपरेशन का लेवल वो नहीं गया जो सिलेक्शन तक जाना है, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब कम से कम 80% से ऊपर सॉल्विंग हो। 720, अब 720 का 80% कितना होता है बताओ जरा एक बार, 72, 7 दूनी 14, तो 560 के ऊपर, है ना। तो मतलब 85% मान लो, 685% के आसपास की वैल्यू है कि नहीं। तो 85% से ऊपर की सॉल्विंग होनी चाहिए, मगर 85% के ऊपर की सॉल्विंग हमारी जा ही नहीं रही। तो कम से कम 2 सब्जेक्ट में तो 85% से ऊपर जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें यही लाना है ना कि ओवरऑल सॉल्विंग 85% से ऊपर जाए। तो आज मान लो हम 2 सब्जेक्ट में 85% से ऊपर सॉल्विंग ला रहे हैं, अब हमें उसको 3 सब्जेक्ट तक पहुंचानी है, बस यही टारगेट रहेगा ना। अभी तो टारगेट ये है कि किसी में 85% नहीं है और किसी बार नहीं है, ना तो फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना बायो में, और किसी पेपर में नहीं है। तो जब तुम एक टारगेट अचीव करते हो तो तुम्हें यह समझ में आ जाएगा, नहीं यार हम 85% सॉल्व भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये भी तो एक बात है। तो थोड़ा सा प्लान बनाओ यार, रद्दी की तरह ना करो। मेहनत तो कर ही रहे हो, आ जाते हो सुबह, हम भी आ जाते, तुम भी आ जाते हो, हम तो मेहनत कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा वो है कि भाई चलो हम लोग कुछ पैसे मिल रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं, मगर बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। तो वो तो हमारा काम है, हमारा एक ही काम है, जो काम हाथ में लो उसको ईमानदारी से करो और थोड़ा सा परफेक्ट होके करो, नहीं तो ना करो यार। तो जो तुम पढ़ने आए हो तो थोड़ा ईमानदारी से पढ़ो, घंटे उतने ही दे रहे हो। तुम्हें मैं बता रहा हूं, जिसका सिलेक्शन नहीं होगा और जिसका होगा उसके बीच में सिर्फ 15% की मेहनत का डिफरेंस होगा, मगर आउटपुट में 0 और 100 का डिफरेंस होगा। उसको बेचारे को कुछ नहीं मिला, कोई सीट नहीं मिली, और उसको सीधा एमबीबीएस की सीट मिली है। और जबकि मेहनत में डिफरेंस 10 से 15% का आएगा। क्लासे तुम करते हो, क्लासे वो भी करता है। तुम 1-2 घंटे से सेल्फ स्टडी करते हो, वो 4 घंटे सेल्फ स्टडी करता है। तुम बस रैंडम पढ़ते हो, रैंडम पेपर देते हो, वो थोड़ा सा प्लान बना के अपनी चीज को ले जाता है। बस इन चीजों का डिफरेंस आएगा, क्योंकि 24 घंटे सबके पास है, किसी के पास 48 घंटे तो है नहीं। और क्लास करने के बाद बच्चों के पास टाइम ही कितना बचता है, मगर वो प्लानिंग के साथ में है, एक अच्छे विजन के साथ में है, तो वो कर पा रहा है। तुम सिर्फ कर रहे हो, बस डिफरेंस इतना है, जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट नहीं आ रहा है। तो आप जरूरी नहीं है पेपर दो, आप जरूरी नहीं है कि पूरे सिलेबस का पेपर दो, यदि क्षमता अभी नहीं बन पा रही है या इतना रिवीजन हम नहीं कर पा रहे हैं, मगर प्लान तो ठीक रखो। एक सब्जेक्ट को तो धीरे से उठा के उसकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे ले जाओ, फिर दूसरे को ले जाना, फिर तीसरे को ले जाना। मगर सारे के सारे एक ही ढर्रे में चले जा रहे हैं, रफली रफली रफली, कि हाँ भाई रफली रिवाइज किया पेपर दे दिया, रफली रिवाइज किया पेपर दे दिया। तो ये थोड़ी सी चीजें सीखो। ऐसा नहीं, मेहनत में किसी की कमी नहीं है, मैं मानता ही नहीं हूं कि कोई बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, क्योंकि वो डेली क्लास में आ रहा है। यदि वो डेली क्लास में आ रहा है इसका मतलब वो मेहनत कर रहा है, क्योंकि यार डेली क्लास में आने का मतलब 6 घंटे तो वो मेहनत कर ही रहा है क्लास में बैठ के, है 6 घंटे तो मेहनत कर ही रहा है। अब 6 घंटे वो ऐसी चीजें देख रहा है जो कोई भी व्यक्ति देखना पसंद नहीं करता है। भाई पढ़ाई कौन पसंद करता है कि एक आदमी आया पढ़ा रहा है, बस उसको देखना 6 घंटे बैठ के कौन पसंद करता है, कोई नहीं करता है। तो बड़ा सबसे बड़ा जो टास्क है वो तो पूरा कर ही रहा है, वो तो वाला पूरा कर ही रहा है, बस वो छोटी छोटी चीजों में नादानी कर रहा है जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन लटक रहा है। तो उन बातों को समझिए और थोड़ा सा अपने हिसाब को सेट करिए, प्लान बनाइए, एग्जीक्यूट करिए, और प्लान ऐसे बनाइए जो आपकी बॉडी के हिसाब से आप कर पाते हो। ऐसा नहीं कि किसी को भी देखा प्लान बना दिया, नहीं यार हमारी बॉडी है तो हमारे हिसाब से प्लान बनेगा ना, दूसरे के हिसाब से कैसे बनेगा, दूसरे के हिसाब से भी कैसे बनेगा। हमने अपना प्लान बीटी सर को चिपका दिया तो बीटी सर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बीटी सर का प्लान हमारे चिपका दो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, मगर हमारा प्लान हमें चिपका दो, बीटी सर का प्लान बीटी सर को चिपका दो, दोनों परफॉर्म कर जाएंगे। भाई हमारा प्लान क्या है, टाइम पे आना, टाइम पे खत्म करना। उनका प्लान क्या है, देर से आना, देर तक क्लास पढ़ाना। ऐसा नहीं वो भी क्लास पूरी पढ़ाते हैं मगर वो देर तक छोड़ते हैं, देर से आए देर तक पढ़ाया है, तो वो प्लान है।
तो वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए अपना काम पूरा कर ले जाते हैं, सारा सिलेबस करा देंगे, सब कुछ करा देंगे। हम अपने प्लान के हिसाब से कर लेते हैं, दोनों लोग कर लेते हैं, मगर चारों लोग कर लेते हैं। अभी तरुण सर भी आते हैं, एमडी सर भी आते हैं, सब पढ़ा रहे हैं, मगर सबका अपना अपना तरीका है, अपने अपने प्लान है। वो रैंडम कोई नहीं आता है, रैंडम सिर्फ तुम लोग आते हो, हम में से कोई रैंडम नहीं आता है। वो सब पीछे सेट होता है एकदम, कि हाँ भाई कैसे कैसे क्या क्या कराना है, कब कब क्या क्या करना है। तो मेरा तो सेट है, आप किसी भी बैच में चले जाओ, मेरा हर बैच, मंथन खत्म, फिजिकल केमिस्ट्री वहां कंप्लीट है, मंजिल बैच खत्म, आ जाओ बेटा आ जाओ, कोई बात नहीं, मंजिल बैच खत्म। कल मैंने 5 घंटे मंजिल रिकॉर्ड किया, यहाँ 2 क्लास लेके गया, ठीक है। अभी 5 घंटे रिकॉर्डिंग की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका डीसीएल लेक्चर 2 जाना है, मतलब बड़ा चैप्टर को 2 डीसीएल लेक्चर में देते हैं, डिटेल कंसाइज लेक्चर 1 और 2। थर्मोडाइनमिक्स को 2 डीसीएल लेक्चर में दिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 2 डीसीएल लेक्चर में दिया है, बाकी सब 1 डीसीएल लेक्चर में, क्योंकि बाकी चैप्टर इतने बड़े नहीं है। और बड़े होने के साथ साथ बच्चों को थोड़ा एब्जॉर्व करने में उनमें दिक्कत भी आती है, क्योंकि बड़े के साथ साथ वो टफ भी है, तो उनको थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन कराया, थोड़ा डिटेल आराम आराम पढ़ाया, तो 2 डीसीएल लेक्चर में दिया। तो मुझे था करना है तो करना है, मैं यहाँ से गया तुरंत रिकॉर्डिंग लगाई, 4-5 घंटे 5 घंटे रिकॉर्ड किया, ठीक है। फिर 1-2 वीडियो बनाए, आज मंजिल फ्री किया है 1 हफ्ते के लिए बच्चों को, यूट्यूब पर मंजिल प्राइम बैच 1 हफ्ते के लिए फ्री कर दिया। उसका रीजन ये है कि मंजिल प्राइम बैच बहुत खतरनाक बैच है। यदि कोई बच्चा इस समय से सिलेक्शन लेना चाहता है, उसमें हम लोगों ने सब कुछ दिया है, बच्चों से बात कर करके। भाई मैं तो नहीं करता था, क्योंकि मैं आ ही नहीं रहा था, मगर तरुण सर एमडी सर तो कर रहे थे। ऑनलाइन बच्चों से भी हम लोग बात कर रहे थे, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, हर जगह तो बच्चे मैसेज करते रहते हैं, अपनी बात बताते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं यूट्यूब पर वहां। तो इस समय बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे बच्चे जिनके कोई चैप्टर वीक है, या कोई चैप्टर का बैकलॉग है, या बहुत सारे बच्चे जिनको अभी चीजें आती ही नहीं है। तो एक तो उनको अच्छे लेक्चर चाहिए, तो हम लोगों ने डीसीएल लेक्चर बनाए, डिटेल कंसाइज लेक्चर, कम समय में मगर सारा डिटेल अच्छे से, ठीक है। फिर प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए मंजिल प्रैक्टिस सीट, मतलब उस चैप्टर का वो तो मैंने आप लोगों को भी दिया है एमपीएस, उसमें आप चेक कर लो, मैंने सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट में 51 क्वेश्चन डाले हैं। आप देखना हर टॉपिक से मगर क्वेश्चन होगा, मतलब वो 51 करोगे तो पूरा चैप्टर रिवाइज होगा, ऐसा नहीं होगा कोई सब टॉपिक मिसिंग है, क्योंकि उसको मैंने खुद टिक किया है कि नहीं ये वाला क्वेश्चन उठना है। फिर रिवीजन, तो 5 रिवीजन सीट दिए, एक आध नहीं, आरपीएस 1, आरपीएस 2, आरपीएस 3, आरपीएस 4, आरपीएस 5, 5, 15 से 17 क्वेश्चन की, 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन की 5 रिवीजन सीट दिए, 1-2 नहीं 5। उसके बाद उसमें हर संडे टेस्ट भी डाल दिया है, हर संडे टेस्ट होता है उसमें, और हर वीक में 4 चैप्टर खत्म होते हैं, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, एक जियोलॉजी का, एक बॉटनी का। आप 4 चैप्टर खत्म करो, मतलब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन वो बैच आता है, 3 दिन छुट्टी है, एक दिन में एक चैप्टर खत्म होगा, और एक क्लास होती है, तीनों क्लास भी नहीं। जैसे आज मान लो फिजिक्स का लेक्चर क्या है, तो 5 घंटे या 6 घंटे या 4 घंटे का फिजिक्स का लेक्चर होगा, पूरा चैप्टर खत्म, आप आराम से खत्म करो, आराम से एमपीएस लगाओ। एमपीएस भी इतना बड़ा नहीं दिया है कि बच्चे कर ना पाए, क्योंकि बच्चों के लेवल पे, क्योंकि करने वाला बेचारा बच्चा है, हम तो है नहीं, हमने झोंक दिया 200 क्वेश्चन, अरे भैया हमने तो झोंक दिया, वो बेचारा कैसे करेगा इस सिचुएशन में, तो हमने तो झोंक दिए, तो हम तो अपनी तरफ से झोंक के बैठे हैं, हाँ भाई। अरे मगर करने वाले को भी देखो, वो इंसान की प्रजाति में पाया जा रहा है, उसके पास भी उतने ही घंटे हैं, तो 60-70 क्वेश्चन बच्चा कर भी लेता है, अगले दिन से रिवीजन करे। तो मंडे लेक्चर जाता है, ट्यूसडे लेक्चर जाता है, वेडनेसडे छुट्टी। मान लो मंडे ट्यूसडे में किसी बच्चे ने मक्कारी कर रखी है, लेक्चर नहीं देख पाया, बीमार हो गया कुछ, या मान लो एमपीएस नहीं लगा पाया, तो वेडनेसडे पूरी छुट्टी है, आराम से प्रैक्टिस करो पूरे दिन। थर्सडे को फिर लेक्चर गया, फ्राइडे को फिर लेक्चर गया, सैटरडे फिर छुट्टी है, और संडे को टेस्ट है। तो 4 चैप्टर का टेस्ट हर संडे होता है उसमें, क्योंकि वो जो 4 खत्म हुए उन्हीं का टेस्ट, जो 4 खत्म हुए उन्हीं का टेस्ट। और रिवीजन प्रैक्टिस सीट हर चैप्टर की 5 मिलती है, फिजिक्स में भी 5 मिलेंगी एक चैप्टर की, केमिस्ट्री में भी 5 मिलेंगी एक चैप्टर की, जियोलॉजी में भी 5 मिलेंगी एक चैप्टर की, बॉटनी में भी 5 मिलेंगे। मतलब बड़ा खतरनाक है, यदि कोई सिलेक्शन चाहता हो और यदि पढ़ना चाहता हो। और बच्चों के लेवल पे, बच्चों के लेवल पे क्यों, कि मान लो हमने बहुत सारे लेक्चर करा दिए, वो लेक्चर देखने से नहीं छूट पा रहा है, प्रैक्टिस क्या करें, तो मात्र 4 लेक्चर है पूरे हफ्ते में,
और लेक्चर ही नहीं है, तो उसको टाइम बचा। प्रैक्टिस कितनी करनी है? हर चैप्टर में 50 से 70 क्वेश्चन, वो तो रिवीजन सीट है। तो भाई तुमने लेक्चर देख लिया, प्रैक्टिस कर ली, अब उसको एज ए टेस्ट मान लो, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5। अब उसमें परफॉर्मेंस 90% सेट करो। भाई मैंने लेक्चर देख लिया, क्वेश्चन कर लिया, खूब अच्छे से रिवाइज कर लिया, अब देखते हैं टेस्ट 1 में कितने नंबर आ रहा है। 15 क्वेश्चन का होता है। टेस्ट 2 में कितने आ रहे हैं? 1 में देखा, कमियां पहचानी, उनको रिमूव करने के लिए फार्मूला भूल रहे थे तो फार्मूला रटा, या मान लो कोई कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन गलत हुआ, वो कॉन्सेप्ट एक बार और समझा, फिर टेस्ट 2 दिया, फिर टेस्ट 3 दिया, फिर टेस्ट 4 दिया, खूब किया। तो वो बच्चों को नया प्लान है, वो नहीं है कि नहीं यार जो पूरी दुनिया कर रही वही हम करें, क्योंकि पूरी दुनिया जो कर रही है उसका काम है करना, हमारा काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना, कि यार इस समय हम बच्चों की कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो वो बैच ही अलग डिजाइन का है, तो उस तरह के बैच आज तक बच्चों ने पढ़े नहीं है, तो उस बैच के बारे में उनको नॉलेज कम है। तो हम लोगों ने 1 हफ्ते के लिए बैच फ्री किया है, मतलब 4 लेक्चर डाले जाएंगे यूट्यूब पे और उनके एमपीएस आरपीएस टेलीग्राम में डाले जाएंगे। तो कल रात में मैंने वीडियो बनाया था, आज सुबह आ भी गया होगा चैनल पे, हमने और एमडी सर ने। हाँ, तो इतना करके हम लोग निकले और आज सुबह आए। आज तो सुबह मेरे को कैब नहीं मिल रही थी, मैं कैब बहुत देर तक बुक करता रहा, मगर वो उसने लिया ही नहीं, पता नहीं क्या, मुझे लगा कोई पेपर वेपर होगा। फिर मैं ऑटो में आया, मैंने कहा यार भाई वहां तक छोड़ दो। अब वो कह रहा है पैसे नहीं, ऑनलाइन पैसे नहीं लेंगे। अब मेरे पास पैसे एक भी नहीं, जीरो। तो कहता है ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं लूंगा। मैंने कहा यार मैं जाऊंगा कैसे? तो मैं आज 10 मिनट लेट आया हूँ, और जबकि मैं उठता हूँ, जैसे मान लो 8 बजे क्लास है ना, तो मैं 6:30 बजे उठ जाता हूँ, 6:30, 6:35 तक उठ जाता हूँ, क्योंकि 1.5 घंटे मुझे तैयार होने में लगते हैं, नहाना धोना, नाश्ता करना, और फिर वहां से यहाँ तक आना, टाइम पे आना। वैसे मैं कभी नहीं उठता हूँ। हाँ, मॉइस्चराइजर लगा लेंगे यार, ऐसी क्या बात है। ठीक है, वैसे मैं कभी नहीं उठता हूँ। 9 बजे क्लास होगी, 8 बजे उठूंगा, 10 बजे क्लास होगी, 9 बजे उठूंगा, मेरे काम ही क्या है। हाँ, कोई रिकॉर्डिंग है तो उठ गया, मगर यदि तुम सुबह 5 बजे लगा दो तो भी मैं टाइम पे ही आऊंगा। मैं 4 बजे उठ जाऊंगा, मुझे उठने से और सोने से कोई टेंशन नहीं है। 10 घंटे सुवा लो और 2 घंटे में उठवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरा सेट रहता है, ये काम मेरे पास आया है तो इसको 100% इफिशियंसी से करना है, बस। इससे ज्यादा कुछ दिमाग में सेट नहीं रहता। सुबह है या रात है या शाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इस बात पे सेट करो कि तुम्हारे को रिजल्ट लाना है। अब रिजल्ट लाना है तो तुम्हारी बॉडी के हिसाब से लाना है। तुम्हें सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, सुबह पढ़ो, रात में पढ़ना अच्छा लगता है, रात में पढ़ो, दोपहर में पढ़ना अच्छा लगता है, दोपहर में पढ़ो। 3 सब्जेक्ट एक साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो 2-2 करके कर लो परफॉर्मेंस, मगर करो। ये नहीं कि छोड़ रखा है कि बस डेली हम आते हैं पढ़ते हैं और डेली हम जाके कुछ पढ़ते हैं, इधर भी कुछ पढ़ रहे हैं उधर भी कुछ पढ़ रहे हैं, मेहनत जा रही है मगर आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होगी। तो कुछ करो जरूर, जैसे वो आउटपुट बन पाए। भाई इतना ज्यादा डेडिकेशन तरुण सर, एमडी सर या हम क्यों दिखाते हैं कि आउटपुट हमें चाहिए, हमें पढ़ाने से मतलब नहीं है। मान लो हमने लास्ट में जाकर सिलेबस खत्म भी किया तो बच्चे को टाइम ही नहीं दिया तो वो रिवीजन कैसे करे? भाई तुम इंसान हो, कोई रोबोट तो है नहीं कि एक बार छप गया बस छप गया। अरे भैया उसको रिवीजन करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देने हैं, नहीं तो सिलेक्शन इतना इजी थोड़ी ना है। देख लो पूरे बच्चों में 601 के आए हैं, अब तुम समझ लो कितना इजी कितना टफ है ना। 100 बच्चे बैठे हो गए, एक के सिर्फ 600 आए, तो उस लेवल तक अभी एक पहुंचा है, ऊपर से 600 पहुंचा है, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ 640 650 जा रहा है। तो सोचो, अब यदि तुम पूछो वो मेहनत कर रहा है, नहीं, मगर वो सोचता है सुबह उठ के डेली कि यार हमें किस प्लान के साथ जाना है, बस। तुम में और उसमें इतना डिफरेंस है, वो सोचता है कि हमें किस प्लान के साथ जाना है और उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है। जैसे मैं सोच के चलता हूँ कि मेरे को अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, टाइम पे सिलेबस खत्म करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है, ठीक है, फिर टेस्ट लेना है, ये सोच के चलता हूँ प्लान के साथ। रैंडम नहीं सोचता, रैंडम सोचेंगे तो होएगा ही नहीं, रैंडम सोचेंगे तो होगा ही नहीं। बस ये होगा, हाँ पढ़ा रहे हैं, हाँ मेहनत कर रहे हैं, देखो सिलेबस तो करा दिया, पढ़ा तो दिया, मगर भैया रिजल्ट आया नहीं। पढ़ रिजल्ट के लिए रहे थे, पढ़ थोड़ी रहे थे, पढ़ थोड़ी रहे हो, पढ़ रिजल्ट के लिए रहे हो। पढ़ता कौन है? कोई नहीं पढ़ता है, पढ़ने में किसको मजा आता है? पढ़ रिजल्ट के लिए रहे, सिलेक्शन के लिए रहे, तो वो काम तो हो।
उस एम को तो अचीव करो। तो सभी बच्चे कोशिश करें कि अपनी प्लानिंग को थोड़ा ठीक कर लें अपने हिसाब से। क्या हम तीनों सब्जेक्ट में एक साथ जाके पेपर दे सकते हैं? हाँ, तो दे दो। क्या हम 2 सब्जेक्ट के साथ जा सकते हैं? दे दो। मगर इफिशियंसी 90% के आसपास रखो। चाहे एक सब्जेक्ट के साथ जाओ कि नहीं यार हम तो और मक्कार हैं और अभी अभी रिदम बनाना है, ठीक है, तो एक साथ इतनी चीज नहीं उठाते हैं, थोड़ा रिदम में आ जाएंगे तब उठा लेंगे। तुम एक सब्जेक्ट के साथ चले जाओ कि ठीक है यार इस संडे टेस्ट है, मैं एक सब्जेक्ट के साथ जा रहा हूँ, कि मैं सिर्फ फिजिक्स में जा रहा हूँ 90% लाऊंगा, मैं सिर्फ केमिस्ट्री में जा रहा हूँ 90% लाऊंगा, मैं सिर्फ बॉटनी में जा रहा हूँ 90% लाऊंगा ऊपर, जूलॉजी में जा रहा हूँ 90% के ऊपर लाऊंगा। और बायो तो मेरे हिसाब से एक साथ क्लब करके चलो क्योंकि हो जाएगी। केमिस्ट्री फिजिक्स में चलो एक सब्जेक्ट के साथ तब भी जा सकते हो, बायो हमेशा कब करके चलो। तो इस तरह से कर करके अपने को रिदम में लाओ, अपने प्लान को बनाओ। मगर सिर्फ विदाउट प्लान भागोगे तो भागते ही रहोगे। ये सीटें, ये इंस्टीट्यूट, ये टीचर, ये सब आपसे, भाई आप कहीं पढ़ोगे तो पैसा तो लेगा ही आदमी यार, वो तो ले ही लेगा, मगर तुम्हें क्या मिल रहा है? भाई हम तो अच्छा पढ़ा ही रहे, अरे चलो हम, मुझे लगा गिर गया, चक्कर आ गया इसको। तो हम तो अच्छा पढ़ा ही रहे, हर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मगर तुम्हें क्या मिल रहा है? भाई जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो भी पढ़ा रहे हैं, जो नहीं सेलेक्ट हुए उनको भी तो हम ही ने पढ़ाया है। ऐसा थोड़ी है, उनको कोई दूसरा तो नहीं पढ़ा रहा है, मगर वो हमारा लाभ नहीं उठा पाए, वो हमारा लाभ उठा पाए। डिफरेंस यहाँ है कि वो हमारा 100% लाभ उठा पाए कि नहीं यार सर का मैंने यूज किया, सर ने जो चीजें समझाई पढ़ाई उनको मैंने ग्रिप किया, उनको रिवाइज किया, परफॉर्म कर दिया। नहीं तो आधे से ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम यही है कि उनको सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आता है कि टीचर पढ़ा क्या रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की, मोस्ट ऑफ द कोचिंग की यही है कि उनको सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि टीचर पढ़ा क्या रहे हैं, क्योंकि वो टीचर ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ नए हैं, कुछ वही कट पेस्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर जगह परफॉर्मेंस लगती है। जैसे तुम में परफॉर्मेंस लगती है कि 600 में से किसी एक के 600 आए हैं, वैसे हम में भी परफॉर्मेंस है कि भाई इतने सारे बच्चे बैठे हैं, कोई जीरो वाला है कोई माइनस वाला है, सबको समझाना है। वो चाहे जिस हिसाब से आया हो उसको समझ में, मतलब वो सुबह कुछ भी सोच के आया है, उसके मन में पिक्चर चल रही है, मगर फिर भी समझा देना है कि हाँ भाई तुम समझ लो कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस लगती है कि हाँ यार एक परफॉर्मेंस देनी है, तो उसके लिए हम लोग को भी मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे तुम में यहाँ सब लोग मेहनत नहीं कर पाते, सब लोग प्लान नहीं बना पाते, वैसे यहाँ पर भी है कि सब लोग मेहनत नहीं कर पाते, सब लोग प्लान नहीं बना पाते। तो यार इन चीजों को समझो, पूरी ताकत लगाओ, इससे अच्छे टीचर आपको कैसे मिलेंगे यार? तरुण सर भी आपको पढ़ा रहे हैं, एमडी सर भी आपको पढ़ा रहे हैं, बीटी सर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बीएन सर आपको पढ़ा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और फिर भी तुम परफॉर्मेंस नहीं निकाल पा रहे हो। और जबकि इंडिया में इतने बच्चे निकाल रहे हैं, यहाँ तो छोड़ो, मतलब दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे हम लोगों से पढ़ रहे हैं जिनको हम लोग डायरेक्ट पढ़ा भी नहीं रहे, वो या तो किसी दूसरे के बैच में पढ़ रहे हैं या पुराने ऑनलाइन, क्योंकि हम लोगों ने थोड़े चेंज भी ज्यादा कर दिए वहां भी पढ़े, सारी दुनिया में तो लेक्चर छितराए हुए हैं, ठीक है, कि पता चला वहां पर भी लेक्चर पढ़े हैं, बैच तो अभी भी चल रहे हैं, लेक्चर पढ़े, वहां पर भी लेक्चर पढ़े हैं, यूट्यूब पे भी पढ़े, उनके यूट्यूब पे भी पढ़े, उनके यूट्यूब पे भी पढ़े, अपने वाले में तो पढ़े ही है। तो जिस जहां चले जाओ, पता चला हाँ अभी मैं कल या परसों नीचे बैठा था तो पता चला आकाश के बच्चा आया कि सर मैं आपके से लेक्चर से पढ़ता हूँ, 640 के आसपास आ रहे हैं, 12th का बच्चा है, ठीक है, आपके लेक्चर देख के पढ़ता हूँ, हमारे पास 12th का बैच ही नहीं है। तो मैंने कहा कहाँ पढ़ते हो हमसे? तो पता चला वो सर वहां लेक्चर पढ़े ना, उसी से पढ़ते हैं। हमने कहा ठीक है यार पढ़ो। तो वो बेचारा तब भी यूज कर रहा है, जबकि वो दो साल पहले कंटेंट बेचारा पढ़ रहा है, मगर फिर भी परफॉर्म कर रहा है। तो वो सारी दुनिया उस सोर्स को यूज कर रही है और सोर्स तुम्हारे पास है, मगर तुम कह रहे हो हम तो उसी डर से चलेंगे। मतलब जो सबसे ज्यादा सोर्स तुम्हारे पास है तुम उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, जिनको हम लोग रोशनी थोड़ी थोड़ी दे रहे हैं वो तब भी उस रोशनी से खेल जा रहे हैं, खेल जा रहे हैं। हजारों फोन, हजारों मैसेज इन सबके पास पड़े होते हैं कि हम इस बैच से पढ़ रहे हैं, उस बैच से पढ़ रहे हैं, सर हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, मगर हम ही लोगों से पढ़ रहे हैं। तुम लोगों को तो डायरेक्ट सामने सामने कर रहे हैं। मगर ये सारी चीजें मैं आपको हर जगह एक ही बात बोलता हूँ कि सिलेक्शन तुम दोगे, हम अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा गाइड करेंगे, ये सारा काम करा देंगे, जो पढ़ाएंगे वही पेपर में आएगा, मगर सिलेक्शन देने की औकात हम में से किसी के पास नहीं है। मैंने हर बार बोला है सिलेक्शन तुम ही दोगे,
क्योंकि वो सारी चीजें तुम्हें याद करनी है, वो सारी चीजें तुम्हें रिवाइज करके रखनी है, वो सारी चीजें तुम्हें परफॉर्म करनी पड़ेंगी। वो प्लान तुम्हारे होंगे, हमारे थोड़ी होंगे। हमारे प्लान तो हमारे समझ में आते हैं। जिस डेट को आया हूं और जितने लेक्चर दिए गए होंगे उतने में पूरा मस्त सिलेबस खत्म होगा। मेरी तरफ से कभी कमी नहीं पाओगे कि सर लेट आते हैं, आते नहीं है, छुट्टी मार देते हैं, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने काम के लिए ही बनाऊं कि नहीं यार, लिया है तो मस्त करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं। लिया है तो मस्त करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं। मगर तुमको भी वही करना पड़ेगा। तो चलो पढ़ाते हैं, पेपर की एनालिसिस करो। ऐसा नहीं कि बस नंबर कम आए तो बस नंबर कम है, हाँ भाई नंबर कम है। अरे प्रभु, नंबर कम होना कोई गलत बात थोड़ी ना है। लगातार नंबर कम होना गलत बात है। अब उनको बढ़ाया कैसे जाए, इस पर थोड़ा फोकस मारो, ठीक है? क्योंकि हमेशा शुरुआत 0 से ही होती है। ऐसा कौन है जिसकी शुरुआत सीधा 100 से होती है? किसी की नहीं होती है। तो 0 कोई खराब बात नहीं है, मगर लगातार 0 खराब बात है। लगातार 0 खराब बात है। तो चलो, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लान बनाइए अपने अपने और पढ़ाई करिए, ठीक है? मैं आपको समझाता रहूंगा, डांटता रहूंगा, सब कुछ करता रहूंगा, मगर ये सब रिजल्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब आप सीरियस होगे, आप भी सोचोगे। अकेले हम सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम बस अपना बेस्ट करके जाएंगे, क्योंकि और सभी लोगों से मेरी एक वो भी है कि भैया सब लोग इस बात पे फोकस करें कि परफॉर्मेंस तुम्हें देनी है, तुम्हें, हमें नहीं। हम तो अपनी परफॉर्मेंस दे ही रहे हैं। केस नंबर 4, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल के बारे में बताते हैं, ठीक है? चाहे कैब मिले ना मिले, मैं ऑटो से आ जाऊंगा, मगर आ जाऊंगा टाइम पे। है? मोल पता नहीं, मेरे को नहीं पता। कैसे पता चलेगा? ये बात कौन बताएगा, पूछ लेता हूँ। सिलेबस हम लोग बताते हैं, कौन बताता है? ठीक है, आप लोग परेशान ना हो। टेस्ट नहीं भी होगा तो मैं अलग से ले लूंगा, टेलीग्राम पे ले लूंगा। भाई तुम पढ़ने तो तैयार हो, मैं सब कर लूंगा। चलो पहले पढ़ाई कर ले। हाँ पढ़ाई कर ले, टाइम कम है ना? अच्छा देखो, केस नंबर 4, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। तो सबसे पहले सैंपल के बारे में बताता हूं। सबसे पहले सैंपल के बारे में, अब देखो प्रिपरेशन किसको कहते हैं आपको बताता हूं। जैसे आप देखो, स्टाइक्योमेट्री हर जगह लिखी है, मगर उसको केसों में डिवाइड नहीं किया गया। सबने वहां देखा, अच्छा ऐसे लिखी, वही चिपका दिया। मैंने क्या किया, इसको केसों में डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि मैंने इसके बारे में सोचा कि नहीं यार, बच्चों को किस तरह से देना चाहिए। इसका मतलब इसमें भी वैरायटी है कि सैंपल वाली चीजों को कैसे हैंडल करना है, परसेंटेज प्योरिटी वाली चीजों को कैसे हैंडल करना है, यील्ड को कैसे हैंडल करना है। तो ये सब टाइम टेकिंग चीज है। यही होती है परफॉर्मेंस, यही होती है प्रिपरेशन। इसी से डिफरेंस क्रिएट होता है एक में और दूसरे में। इंसान दोनों है, दोनों को आता है, मगर वो जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, वो डिफरेंस यही है कि हमने उस चीज को डिजाइन कैसे किया है। तो जरा देखो, केस नंबर 4, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। तो पहले बताता हूं सैंपल क्या होता है। देखना यार सैंपल क्या होता है, गौर सुनिए। जब किसी कंपाउंड के साथ कुछ इंप्योरिटी हो तो उसको सैंपल बोल देते हैं। किसी मेन कंपाउंड के साथ कुछ इंप्योरिटी लगी है तो सैंपल बोल देते हैं। इंप्योरिटी का कभी भी नाम नहीं दिया जाएगा, सिर्फ किस चीज का सैंपल है, मतलब जो मेन कंपाउंड है उसका नाम दिया जाएगा। तो जब भी सैंपल लग जाए, इसका मतलब उसमें एक से ज्यादा कंपाउंड है। मेन कंपाउंड का नाम दिया जाएगा, बाकी किसी का नाम नहीं दिया जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है? सैंपल का मतलब कोई एक मेन कंपाउंड होगा, उसके साथ बहुत सारी चीजें एज ए इंप्योरिटी चिपकी होंगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ओनली मेन कंपाउंड पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। सिर्फ मेन कंपाउंड रिएक्शन करेगा, वो बताए या ना बताए। इंप्योरिटी किसी भी तरह की रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है, सर आपने बताया कि इसकी रिएक्शन इसके हुई,
अब सैंपल में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा हमको कैसे पता चले? तो तुमको ऐसे पता चलेगा, सिर्फ मेन कंपाउंड ही रिएक्शन करेगा जिसका नाम बताया जाएगा, और कोई रिएक्शन नहीं करेगा, वो बस एज ए इम्प्योरिटी पड़ा है। दूसरा पॉइंट गौर समझना, ठीक है, इतनी बात आ गई। सैंपल में मेन कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल का मतलब क्या है? ये तो एक साइंस की लैंग्वेज लिखी है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा इतना मतलब होता है, गौर से सुनिएगा, इसका सिंपल सा बस इतना सा मतलब होता है कि उस सैंपल में वो कंपाउंड कितने परसेंट है। इसका मतलब क्या है? मेन कंपाउंड सैंपल में कितने परसेंट है, ये किसका मतलब है? परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल इसका मतलब है। इसका मतलब ये, यदि मैं कहूं एक सैंपल है 10 ग्राम, एक सैंपल है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का, सब लोग सुनिएगा, छापिएगा नहीं, पहले सुनो। एक सैंपल है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट 8 ग्राम है। एक सैंपल है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट 8 ग्राम है, परसेंटेज प्योरिटी बताओ कितनी आएगी? 80%। क्यों? परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है? सैंपल में वो कितने परसेंट है। तो 10 ग्राम में 8 ग्राम है, तो 10 ग्राम में 8 ग्राम है तो वो कितना परसेंट हुआ? 80%। मतलब यही निकालना है, नाम पे मत जाओ, डरावना लग रहा है। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, कोई महान काम नहीं करना है, एक फर्जी टाइप का काम करना है, ठीक है। मतलब वो फर्जी टाइप का काम कैसे है? ये सैंपल बैठा है बॉयज गर्ल्स मिक्स, इसमें मैंने कहा यार 100 बच्चे बैठे हैं, इसमें 40 गर्ल्स स्टूडेंट है, तो बस इसका परसेंटेज बताना है 40%, बस वही करना है। सैंपल है, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल है, उसमें से एक मॉलिक्यूल का परसेंटेज बता देना है। तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल का मतलब क्या है? मेन कंपाउंड उस सैंपल में कितने परसेंट है। तो अब बताओ परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालोगे? आपने अभी निकाल दिया है, देखो। तो कभी भी परसेंटेज प्योरिटी पूछी गई तो हम कैसे निकालेंगे? परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल इक्वल टू, अभी आपने ऊपर किसको रखा? जिसका परसेंटेज प्योरिटी निकालना था, तो मास ऑफ कंपाउंड, जिसकी भी परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, मास ऑफ मेन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल, और परसेंटेज चल रहा है तो 100, सही है कि नहीं? परसेंटेज चल रहा है तो 100, क्लियर है? बस अब चीजें निकलेंगी कैसे? मास ऑफ कंपाउंड निकलेगा कैसे? वही पुराना ढर्रा, रिएक्शन लिखी है, रिएक्शन को बैलेंस करो, गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट करो, ठीक है, और फिर मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर कर दो। उसी तरह से करना है, बस उसके बाद ये पॉइंट लगा देना है, क्योंकि वो परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है। तो पहले तो मैंने थ्योरी पढ़ा दी। तो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है? वो कंपाउंड उस सैंपल में कितने परसेंट है ना? वो कंपाउंड उस सैंपल में कितने परसेंट है। परसेंटेज प्योरिटी का मतलब बस इतना सा है, क्लियर है? और रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? सिर्फ मेन कंपाउंड, इंप्योरिटी नहीं, देख लो, ओनली मेन कंपाउंड पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, और कोई नहीं करेगा। अब तुम छापो, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, जिसका भी रह गया है वो छाप ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर क्वेश्चन पे चलते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ठीक है? छप गया है? कोई नहीं, छाप डालो, छाप लो। हाँ। देखो टाइम बहुत है, आप लोग मेहनत करो, आपका सिलेबस फरवरी लास्ट तक खत्म ही हो जाएगा। एक दो चैप्टर किसी के बचेंगे तो बचेंगे, मतलब पूरा मार्च मिलेगा, पूरा अप्रैल मिलेगा, मई में पेपर है।
टाइम का यदि कोई सोच रहा है कि टाइम कम है, तो यार इसका मतलब वो गलत सोच रहा है। भैया तुम अपने को इंप्रूव कर लो बस, बाकी टेंशन हमारी लोगों की है। फिजिकल केमिस्ट्री की टेंशन हमारी है, मैं सब कराऊंगा, वो भी बहुत आराम से जैसे चल रहा हूँ। हो सकता है सबसे धीरे मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मगर मैं सबसे पहले भी खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ, और कुछ नहीं करूंगा, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। अब मुझे किसी चीज को समझाने में कितना समय लगता है वो मुझे पता है ना। मैंने जो अंदर इतनी मेहनत की है उसकी वजह से मुझे ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है, क्योंकि कौन सा वर्ड मुझे बोलना है ये मुझे पता है, और उस वर्ड को बोलते ही तुम पिक कर लोगे कि हाँ यार परसेंटेज प्योरिटी फर्जी चीज है क्या। बस उस कंपाउंड का कितना परसेंट है ये बताना है, और वो तुम निकालना जानते हो, निकाल दोगे। मगर आप मेहनत करने के लिए तैयार रहे। अब देखो मैं क्वेश्चन पे चल रहा हूं, ठीक है, डरना अरना नहीं, डरना अरना नहीं। ये क्या कह रहा है जरा इसको पढ़ लें भाई, क्या कह रहा है? व्हाट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर CO2 ऑन डिकम्पोजिशन। अच्छा, इस समय देखो अब ये दिक्कत आती है, देखो आपको बताता हूं। अब जैसे एनटीपी है, अब एनटीपी क्वेश्चन में अब यूज ही नहीं होता है, एसटीपी यूज होता है। मैंने वैसे यहाँ एसटीपी किया था, मुझे लग रहा पुरानी पीपीटी का क्वेश्चन आ गया, तो फिर इसकी वैल्यू भी हो सकता अच्छा पॉइंटों में आ रही है, कोई नहीं, ठीक है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को करना है, छापना नहीं, पहले सुन लो। वो कह रहा है यार, अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर CO2 गैस on decomposition at STP if sample of calcium carbonate is of 60% pure। तो पहले तो मुझे इसका मतलब बताओ, इसका मतलब सैंपल में 60% कैल्शियम कार्बोनेट है, यही तो हुआ? अरे यही हुआ ना, क्योंकि परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है, वो कंपाउंड सैंपल में कितने परसेंट है, तो वो कह रहा है 60% है, तो इसका मतलब सैंपल में कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 60%। तो भाई यदि मास ऑफ सैंपल, देखो हम वही काम करेंगे, हम कोई नया नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, हम लोग वही करने जा रहे हैं। देखिए वो कह रहा है मास ऑफ सैंपल बताओ, तो भाई ये बताना जरा गौर से देखना, खेल खत्म है। जब इसको हीट करोगे तो ये आएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 11.2, परसेंटेज प्योरिटी मास ऑफ मेन कंपाउंड कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट, सिर्फ मेन का ही नाम देगा, इंप्योरिटी का नाम ही नहीं देगा। मास ऑफ सैंपल इनटू 100। अब देखो परसेंटेज प्योरिटी क्या है 60%, मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और मास ऑफ सैंपल। अब देखिएगा बच्चों, खेल खत्म है। यदि कैल्शियम कार्बोनेट का मास मिल जाए तो सैंपल का अपने आप निकल आएगा, देखो बाकी सब तो दिया ही है। अच्छा ये बताओ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो क्या हम इसका मास नहीं निकाल पाएंगे? कल से यही तो कर रहे हैं, है ना। और कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा था, हम बार बार वही करेंगे, बस एक एक लाइन किसी किसी में जोड़ देंगे। जैसे ये लाइन जोड़ी है, इसका इंफॉर्मेशन दिए गए हैं और हमें इसका मास चाहिए, क्या करोगे, रिएक्शन बैलेंस है, हाँ, गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट कर लो। कोई बच्चा दुखी तो नहीं हो रहा है ये मैंने कैसे लिख दिया, वॉल्यूम एसटीपी पर दिया है, 22.4 से डिवाइड करोगे मोल आ जाएगा। इसके मोल मिल गए, इसके मोल नहीं निकाल पाएंगे, रिएक्शन बैलेंस करो, बैलेंस है, गिवन इंफॉर्मेशन मोल में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट है, मोल अपॉन रेशियो, मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर कर दो, किसका किसका, जिसका दिया है और जिसका निकालना है। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं भाई, संभाल लेना सब लोग। तो इसके कितने मोल आ गए, हाफ मोल। अब मोल को मास बनाओ, मालिकुलर मास 100 होता है, 50 आ गया, तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। अब वो कह रहा है सैंपल कितना है, यहां डाल दो जाके यार, तो मास ऑफ सैंपल
सॉरी, पूरा पहले लिख देता हूँ क्योंकि पहली बार है, कोई बच्चा गुस्सा हो जाएगा अभी कि सर यार ये सब कैसे कर देते हो आप, है कि नहीं बच्चों? फिर उसको मनाना पड़ेगा सब लोगों को मिलके, तो इस वजह से अच्छा है पूरा पूरा छाप देते हैं। मास ऑफ सैंपल इनटू 100, कट्टम काट खेल के बताओ, मास ऑफ सैंपल कितना आ रहा है? 80 83.3 ग्राम। अब आप देखो, वो वाला काम वही किया जो शुरुआत से करते चले आ रहे हैं, बस मैंने इतनी बात जोड़ दी है क्योंकि तुमने परसेंटेज प्योरिटी वाला गेम खेला है कि परसेंटेज प्योरिटी बता दो या मास ऑफ सैंपल बता दो। तो इसमें मास ऑफ सैंपल पूछा गया, परसेंटेज प्योरिटी गिवन थी। अब उल्टा पलट देंगे क्वेश्चन, हमें परसेंटेज प्योरिटी पूछेगा तो कैसे करेंगे? बात समझ पाए? उसने कहा कि यार एक बात बताओ, सैंपल का कितना मास है जबकि उसकी परसेंटेज प्योरिटी 60% है। तो मैंने कहा यार यदि किसी तरह से कोई एक चीज जुगड़ जाए, ये जुगड़ जाए या ये जुगड़ जाए, उसमें से ये पूछ रखी है, इसका मतलब यही जुगाड़नी पड़ेगी। यदि ये जुगड़ जाए तो खेल हो जाएगा। अब तुमने ये दे रखा है तो पूरी रिएक्शन में किसी एक की भी इंफॉर्मेशन दे दोगे तो हम सबकी इंफॉर्मेशन निकाल देंगे। क्यों? मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर कर देंगे। इसकी दे रखी थी, इसकी मिल जाए तो बस वही कर दिया, मोल अपॉन कॉफिशिएंट बराबर करके इसकी वैल्यू निकाल आए, वहां जाके चिपका दी, वहां जाके चिपका दी। क्लियर है? हाँ बेटा। कोई बात नहीं, वैसे तो ये लिखा है मगर थोड़ा क्वेश्चन को और क्लेरिफाई कर देता हूं, है ना। व्हाट अमाउंट ऑफ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड, है ना। लैंग्वेज देखो प्रॉपर होनी चाहिए, आप कभी भी जेई का क्वेश्चन देखना, इतनी अच्छी लैंग्वेज, मतलब सब कुछ लिख के देंगे, वो बस कहते हैं तुम सॉल्व कर दो, हम लिख के एक एक दिन देंगे। एटॉमिक मास भी लिख देते हैं, नंबर भी लिख देते हैं, और पूरी लैंग्वेज लिखते हैं। और नीट में भी यही है, क्वेश्चन भी कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं आता है, रेयर एक आध गलत आता है, नहीं तो वो प्रॉपर लैंग्वेज लिख के देते हैं। लैंग्वेज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज कभी कंफ्यूजिंग नहीं होती है। कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजिंग होगी मगर लैंग्वेज ही गलत लिखी हो ऐसा नहीं होता है। तो ये तो लैंग्वेज ही थोड़ी सी गलत थी तो इसलिए और अच्छा कर दिया। क्लियर है? अच्छा, अब तुम जिद करोगे कि सर पीवाई क्यों नहीं कराओगे, ऐसे कैसे? तो मैंने कहा ये लो 2015 को निपटाओ। अब 20 ग्राम ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल, ये किसका मास है बताओ? अच्छे से पढ़ो नहीं मार खाओगे। 20 ग्राम ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल, सैंपल का मास है, कैल्शियम कार्बोनेट का कहां है? 20 ग्राम ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8.0 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। What will be the percentage purity of magnesium carbonate in the sample? है तो आपको ये सैंपल का मास दिया, कहीं कॉमा वॉमा नहीं लगा है, देखो 20 ग्राम ऑफ एक मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल, यहां तक है ये पूरा डिकम्पोज। कैल्शियम कार्बोनेट का है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास नहीं है, सैंपल का मास है 20 ग्राम ऑफ ए मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल। ठीक है, अब आप निकालो, कैसे निकालना है आप जानो। परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है? मैग्नीशियम कार्बोनेट की। तो मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, मास ऑफ सैंपल इनटू 100, परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। मैग्नीशियम सैंपल का मास कितना दिया है? 20, 100। अब किसी तरह से मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट मिल जाए, क्योंकि परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है, वो मॉलिक्यूल उस सैंपल में कितने परसेंट है। तो सैंपल दिया है तो मॉलिक्यूल का मास चाहिए परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, तो कौन करेगा? देख रहे हो बैठे सर करेंगे, सर को सिलेक्शन चाहिए। अरे भाई तुम करो ना, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, मैं तो 1 सेकंड में कर दूंगा, उसमें क्या है। मगर प्रॉब्लम है मेरे करने से मेरी प्रैक्टिस हुई,
और मेरी प्रैक्टिस नहीं होनी है, तुम्हारी होनी है। मैं तो सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। जल्दी सॉल्व करो, गलत करो सही करो, जो भी करना है करो, गलत करो सही करो, जो भी करना है करो, मगर जल्दी सॉल्व करो। 84। हाँ वेरी गुड, 84 ही आएगा इसका आंसर। करिए जल्दी जल्दी। परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है? सैंपल में वो मॉलिक्यूल कितने परसेंट है। तो सैंपल का मास दिया, बस मॉलिक्यूल का मास मिल जाए। बहुत सारे टीचर भी हम लोगों के नोट से पढ़ाते हैं। अच्छा है, मांगते हैं कि सर अपने नोट्स भेज दो, मगर अब देखो है, सोच ही इतनी छोटी है। टीचर टीचर बनना कोई अच्छी बात नहीं होती है, मजाक नहीं कर रहा मैं भाई। आप डॉक्टर बनो, ठीक है, जब कुछ नहीं बनोगे तो टीचर अपने आप बन जाओगे, मगर आप डॉक्टर बनो, ठीक है। हाँ, पढ़ाई करो यार, तुम लोग सोचते ही गलत हो। देखो, आपने कभी किसी डॉक्टर को नहीं देखा है, इस वजह से तुम्हें लगता है कि हाँ टीचर टीचर में पैसा होगा, ये होगा ये होगा, ठीक है। डॉक्टर में बहुत, समाज का तो कोई नहीं सोचता, समाज छोड़ो, डॉक्टर में बहुत पैसा है। तो अलग पांडे सर पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में एक या दो हो सकते हैं, मगर डॉक्टर पूरे इंडिया में हजारों हो सकते हैं जिनके पास पैसा है ना। मगर अलग पांडे सर तो कोई एक ही दो आदमी बनेगा ना। अब वो एक दो में तुम हो सकते हो कि नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.00001 है, मगर तुम सारे लोग, डॉक्टर बनने की प्रोबेबिलिटी 3% है, और 3% में आ सकते हो, 3% में आ सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, अपना हॉस्पिटल बना सकते हो, अपना बड़ा इंपायर खड़ा कर सकते हो, 2 4 10 करोड़ रुपए ऐसे ही कमा सकते हो मिनिमम। मगर उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर है, तो रेयर में क्यों घुस रहे हो? जिसमें बड़ी प्रोबेबिलिटी है उसमें जाओ ना, क्योंकि वो तुम कर पाओगे। और यदि वो कर ले गए तो ये फिर कर लेना, ये कहां जा रहा है ना। बड़ा काम करने के लिए बड़ी क्षमता भी होनी चाहिए, दिन में जग पाते नहीं हो। देखो, आदमी सिर्फ ये देखता है कि हाँ इन्होंने क्या किया, उसके पीछे की उसकी मेहनत नहीं देखता है ना। उनकी मेहनत तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग तो बात होती रहती थी डेली, तो हम लोगों को पता है कि उतनी मेहनत तुम कर नहीं पाओगे। तुम इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हो छोटे से एग्जाम की प्रिपरेशन, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट छुपा है। बिना इंटरेस्ट के 1 2 साल मेहनत करना बहुत ही टफ होता है, और वो की है उस बंदे ने। तो आप ख्वाब कुछ भी देख सकते हो, मगर क्या ख्वाब पूरा करने की तुम्हारे अंदर झस है, क्षमता है, वो भी देखते रहो। मतलब अपने को भी एनालाइज करते रहो। उसके ख्वाब तो एनालाइज है, उसके पीछे की उसकी मेहनत एनालाइज नहीं है। अरे भैया, उसकी मेहनत भी एनालाइज कर लो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम उसके बराबर मेहनत कर पाओगे? तब आप वो काम करने की कोशिश करो। हाँ भाई, देखिए, परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाई मास ऑफ सैंपल इनटू 100। क्लियर है? अब ये पूछ रहा है, सैंपल का मास उसने 20 दे रखा है, 20 दिया है ना, हाँ 20 दिया। अब किसी तरह से मास ऑफ कंपाउंड जुगाड़ बन जाए, तो जैसे ही मास ऑफ कंपाउंड का जुगाड़ हो जाएगा, खेल खत्म। अब आप बताओ, रिएक्शन ये है। अब मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, आप बस देख लो। अच्छा, mg है, तो mg कर देते हैं यार, ऐसी क्या बात है। इसकी वैल्यू कितनी है? 8 ग्राम। इसकी वैल्यू दी है, तो क्या हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लोगे ना। कैसे? रिएक्शन बैलेंस करोगे, गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट करोगे, मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर करोगे। तो इसका मोल बनाओ, कितना होता है? 40। 40, तो ये आ गया 1/5 मोल। अब मैं डायरेक्ट चिपका रहा हूं, मोल
अपॉन कॉफिशिएंट, मोल अपॉन कॉफिशिएंट। तो मोल आ गया, अब मैं डायरेक्ट मास बना रहा हूं, मोल इंटू 84, ये आ गया मास ऑफ MgCO3। उठा के यहां डाल दो। ये 20 पंचे 100, 100 से 100 कट गया, ठीक है, 84% आ गया। अब क्या था, अब उसने सैंपल का मास देके परसेंटेज प्योरिटी पूछी। पिछले क्वेश्चन में क्या किया, परसेंटेज प्योरिटी देके सैंपल का मास पूछ लिया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। अगले केस पे चले, केस नंबर 5, लिमिटिंग रेजेंट। अब देखो लिमिटिंग रेजेंट केस क्या होता है, जरा इसको समझो। लिमिटिंग रेजेंट केस क्या होता है, जरा इसको समझो, ठीक है, इस बात को जरा समझिएगा, लिमिटिंग रेजेंट क्या होता है। केस नंबर 5 देखिए, लिमिटिंग रेजेंट क्या है। ये भी एक केस है स्टोइकियोमेट्री का, और कुछ नहीं है। और ये केस क्या है, गौर सुनिएगा, ये कब यूज होता है, ध्यान दीजिए, छपाई कर लेना। देखिए ये कब यूज होगा, इफ मोर देन वन रिएक्टेंट वैल्यू गिवन इन क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट की वैल्यू दी है, तब वहां पर ये केस यूज होता है। कैसे यूज होगा अभी सिखा देता हूं, पहले सिचुएशन समझ लो। यदि एक से ज्यादा रिएक्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में आएगी तो आप इसको क्या करोगे, यूज करोगे, देखोगे। कैसे देखना है जरा समझिए, इतनी बात क्लियर है कि कब हमें लिमिटिंग रेजेंट चेक करना है, जब क्वेश्चन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट की वैल्यू की वैल्यू। करना कैसे है, जो पहले करते हैं वही काम करना है, कुछ अलग नहीं करना, ठीक है। कैसे चेक होता है लिमिटिंग रेजेंट, बता देता हूं। अच्छा लिमिटिंग रेजेंट की डिफिनीशन भी बता दूं पहले, तब चेक करना बताता हूं, है ना। देखो लिमिटिंग रेजेंट की डिफिनीशन दो, बताता हूं। एक पेन दे दो बेटा कोई, हाँ बस कोई भी एक दे दो, ठीक है। अच्छा देखो, ये दो पेन है, इन दो पेन को मिला के मैं एक पेयर बनाता हूं ऐसे, ठीक है। एक पेन ब्लैक है, एक पेन ब्लू है, इन दोनों को मिला के मुझे एक पेयर बनाना है, ठीक है। अब ब्लैक वाले पेन हमारे पास 4 है, ब्लू वाले पेन हमारे पास 2 है। तो मैंने एक ब्लैक उठाया, एक ब्लू उठाया, एक पेयर बन गया, रख दिया। फिर एक ब्लैक उठाया, फिर एक ब्लू उठाया, एक पेयर बन गया, रख दिया। अब बताओ, ब्लैक उठाया, ब्लू नहीं है, तो क्या पेयर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसका मतलब पहले कौन खत्म हो गया, ब्लू। तो यदि कोई रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाता है दूसरे के रिस्पेक्ट में, ये अभी बचा है, जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाता है उसको कहते हैं लिमिटिंग रेजेंट, कि वो लिमिट में है। और जो बच गया उसको कहते हैं एक्सेस रेजेंट। जो रिएक्शन करते समय पहले खत्म हो गया वो लिमिटिंग रेजेंट, और जो बच गया वो एक्सेस रेजेंट। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अच्छा अब बताओ, प्रोडक्ट में कितने पेयर आए, 2। लिमिटिंग रेजेंट कितने थे, 2। यदि मैं इसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनाता तो कितने बनते, 4 है। तो प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रेजेंट के रिस्पेक्ट में बनता है, चेक करो। आपने 2 पेयर बनाए, अब कह रहे हो तीसरा पेयर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ब्लू वाला पेन गायब है। तो प्रोडक्ट 2 आए, इसके रिस्पेक्ट में तो 4 आने चाहिए थे। तो प्रोडक्ट किसके रिस्पेक्ट में आए, इसके रिस्पेक्ट में, है ना। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑलवेज फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रेजेंट, लिमिटिंग रेजेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट आएगा। तो किसी केमिकल रिएक्शन में जो कंपाउंड लिमिट में होता है उसको लिमिटिंग रेजेंट कहते हैं। मतलब जो कंपाउंड पहले खत्म होता है, पहले कंज्यूम होता है, उसको लिमिटिंग रेजेंट कहते हैं। दूसरा कंपाउंड अपने आप एक्सेस हो जाता है क्योंकि वो बचा होगा, तो वो एक्सेस रेजेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ जरा देखो, रिएक्टेंट कंज्यूम फर्स्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए रिएक्शन, उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग रेजेंट कहते हैं, LR।
एंड अदर रेजेंट मतलब अदर रिएक्टेंट, दूसरा जो होगा वो क्या बोला जाएगा, अदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड एक्सेस रेजेंट, दूसरे वाले को हम एक्सेस रेजेंट बोलेंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखो प्रोडक्ट ऑलवेज फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रेजेंट, प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रेजेंट के रिस्पेक्ट में फॉर्म होगा। ठीक है, प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रेजेंट के रिस्पेक्ट में फॉर्म होगा। क्लियर बात हुई। अब निकालेंगे कैसे, तो देखो हमें क्या करना है। अब देखो सिलेक्शन ऑफ एलआर, एलआर को कैसे सेलेक्ट करोगे, तो एलआर को कैसे सेलेक्ट किया जाता है जरा देखो, मोल अपॉन स्टेक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट का रेशियो, सबके मोल अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट का रेशियो निकाल देंगे, और जिसका रेशियो स्मॉलेस्ट होगा वो एलआर होगा, जिसका रेशियो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, वो एलआर होगा, वो एलआर होगा। मतलब हमें क्वेश्चन में चेक करोगे तो कुछ करना ही नहीं है, रिएक्शन लिखी, बैलेंस की, गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में बनाया, मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो निकाल दिया, जो छोटा है बस वो एलआर हो गया, जो छोटा है बस वो एलआर हो गया। बस मतलब इतना सा पॉइंट बड़ा है कि बस छोटा पहचानना है, नहीं तो ये तो हम करते ही थे, छोटा पहचानना है कि कौन सा रेशियो छोटा है वो एलआर है। अब गौर समझो, एलआर से ही सबका कंपेयर करना है क्योंकि प्रोडक्ट एलआर के रिस्पेक्ट में बनता है। तो अगला पॉइंट जरा समझिए, हमेशा कंपेयर कैसे करोगे, मोल अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एलआर इक्वल टू मोल अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट या फाइंड, जो भी फाइंड करना है, जिसके को भी फाइंड करना है उसको इससे बराबर कर दोगे, उसको इससे बराबर कर दोगे। हाँ लो बेटा तुम अपना पेन पकड़ो। बात समझ पा रहे हो। तो हमें क्या करना है, लिमिटिंग रेजेंट का मतलब क्या है, लिमिटिंग रेजेंट का मतलब है जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन हो क्वेश्चन में, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन हो क्वेश्चन में, तब हम ये चेक करते हैं कि कौन पहले खत्म हो रहा है। कैसे चेक करेंगे, वही काम है, रिएक्शन लिखेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में बनाएंगे, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे, जो रेशियो छोटा होगा उसको एलआर बोल देंगे, और जो कुछ भी निकालना है एलआर से कंपेयर करेंगे, जो कुछ भी निकालना है एलआर से कंपेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि जो कुछ भी फॉर्म होगा वो सब एलआर के रिस्पेक्ट में फॉर्म होगा। अब बच्चे जिद कर रहे हैं कि क्वेश्चन करना पड़ेगा, हाँ हाँ पहले लिखने की जिद कर रहे हैं, अच्छा लिख लो, लिख लीजिए लिख लीजिए। आ अच्छा ये, हाँ ये रिएक्टेंट का लिख देता हूं, मान लो तुम्हें कंफ्यूजन आया तो और को भी आ सकता है। ये रेशियो किसका निकालोगे, रिएक्टेंट का, ठीक है, ये रेशियो किसका निकालना है, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का रेशियो निकालेंगे हम लोग, क्लियर है। आज आप लोग जल्दी तो नहीं आए थे, अच्छा अच्छा आज बीटी सर की 2 क्लास थी, हाँ क्योंकि मैंने रात में मैसेज तो देखा था कि बीएन सर की तबीयत खराब है, तो ये हुआ कि क्लास उनकी नहीं हो रही है, मगर मैं टाइम टेबल देखता नहीं हूँ, क्यों, क्योंकि बस मुझे बता दो कि कहाँ जाना है। अब डेली डेली उसको देखूं तो दिन में 10 बार तो चेंज करते हैं, और फिर मेरे को इतने काम होते हैं, तो कौन कौन सा टाइम टेबल देखूं, आपका है,
मतलब पटना का टाइम टेबल है, ऑनलाइन का टाइम टेबल है, वाईटी का टाइम टेबल है, और इतने सारे टाइम टेबल भी तो देखने हैं। घर का मुझे कम देखना पड़ता है, वो एडजस्ट कर लेते हैं, सब सेट कर लेते हैं। तो मैं घर का कोई काम नहीं करता है। मतलब मुझे एक बार मैं बता दूं, आप लोग डर जाओगे। मुझे क्या हुआ कि बच्चे डेली जाते थे स्कूल, तो वो कहते थे आप लेने नहीं आते हो। तो मैंने सोचा चलो यार आज चलते हैं। मैंने क्लास खत्म की, मैंने कहा चलते हैं। अब यार मैं स्कूल गया तो मैं यही भूल गया कि वो किस क्लास में है। तो मैंने कहा यार ये इतना बड़ा गड़बड़ा है, पूछू किससे कि यार मुझे यही नहीं पता वो किस क्लास में है। ठीक है, तो मैंने फोन लगाया, मैंने कहा यार ये बताओ क्लास कौन सी है। मुझे ये कंफ्यूजन था कि वो फर्स्ट में या सेकंड में, 1.5-2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अब तो फोर्थ में पहुंच गए। तो मैंने पूछा कि यार वो क्लास कौन सी है, तो उन्होंने बताया कि भाई सेकंड क्लास में आ गए। तो अब मैं सेकंड क्लास का अलग रो बनता होगा, एक जगह होती कि हाँ भाई यहाँ छोटे बच्चे इधर मिलेंगे, बड़े बच्चे इधर मिलेंगे। तो मैं उधर खड़ा हुआ। तो अब आप इससे आइडिया लगा लो मैं काम कर कितना करता हूँ, कि मुझे मतलब एक बहुत बड़ी चीज क्लास ही नहीं पता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो छोड़ ही दो। स्कूल याद था। स्कूल क्या था ना, वो जो सोसाइटी थी उसके पास में ही था, पैदल ही जाना था। हाँ, तो वो निकल के बस पैदल निकल जाना था। दोनों सेम क्लास में, ट्विंस हैं तो सेम क्लास में सेम साथ में बैठते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये दिक्कत है। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ इसमें, क्या है उनका सहयोग है। ठीक है, कि वो इतनी मेहनत कर लेते हैं कि बच्चों को संभालना, बाकी सब संभालना, इतना सारा काम होता है घर के। मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ आप लोगों के लिए। एक सिंगल बात आप मेरे से पूछ लोगे ना, मुझे नहीं पता होगी। मुझे एक सिंगल बात नहीं पता होगी घर की किसी भी तरह की। मेरा सारा टाइम इधर ही जाता है, और इसलिए जाता है क्योंकि मुझे पता है कि वो संभाल लेंगे। मुझे ये पता है कि कोई गड़बड़ होगी तब भी संभाल लेंगे, उसमें हमें इन्वॉल्व होने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, जब जरूरत पड़ती तो इन्वॉल्व हो जाते हैं, वैसे पड़ती अड़ती नहीं है। तभी तो तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम लोग कहते हो ना ये काम, कोई अभी कह रहा था ना एक दिन कि ये गर्ल्स का है या बॉयज का है, गर्ल्स कैसे सीट पीटेंगे। सीट पीटने वाली बात थी, स्कूटी, अच्छा हाँ स्कूटी की बात थी। हाँ, अब स्कूटी की बात है। मैं तो तब भी वो सीधा वही गाड़ी चलाती है जो सबसे बड़ी है, और आराम से चलाते हैं। हम तो तब भी छोटी गाड़ी से चल देते हैं कभी कभी। नहीं, वो सीधा एसयूवी चला रहे हैं और मस्त चलाते हैं। उनकी कभी नहीं लड़ी, मेरी तो 1-2 बार लड़ भी चुकी है उनकी। मतलब वो जब एसयूवी चलाते तो उनकी नहीं लड़ी एक बार भी। मैं तो 1-2 बार मतलब लड़ भी चुका हूँ, तो मेरी एसयूवी लड़ भी जाती है। तो ये है। तो आप कम किसी को मत समझो। टैलेंट टैलेंट का खेल है, ये पुराने जमाने की बात थी। अब तुम वहां पे तो पुराने जमाने में पड़े हुए हो। चलो क्वेश्चन करते हैं। और एक तो दिक्कत ये यार, कोई भी वीडियो डाल देते हैं मुझे खुद बाद में पता चलता है कि वो वीडियो बाहर आ गया। मान लो कुछ भी हुआ, उन्होंने अपना वीडियो, उनका भी चैनल है, उन्होंने अपना वीडियो बनाया अपने चैनल पे मार दिया। अब मुझे बाद में पता चलता है कि यार ये वाला वीडियो भी बाहर आ गया है। टेंशन ये है। अच्छा चलिए, आंसर बताओ। जिस तरह से मोल को करते हो उसी तरह से वैल्यूम को करोगे, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। अब इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन है 22.4 लीटर हाइड्रोजन मिक्स्ड विद 11.2 लीटर क्लोरीन ईच एट एसटीपी, द मोल ऑफ HCl फॉर्म्ड इज इक्वल टू। पहले बताओ क्या दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है? दोनों की गिवन है। इसका मतलब हम जबकि एक की दे दोगे तब भी हमारा क्वेश्चन हो जाता, मगर दो देने का मतलब वो लिमिटिंग रेजेंट टाइप की कुछ चाह रहा है। तो अब करो, जो बताया वो करो, रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो। अच्छा, हाँ रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो निकालो। जो छोटा हो वो एलआर है, और उसी के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट निकालो, मतलब उसी के मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर करो, बराबर करो। ये देखिए, अब तुम लोगों की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। एक दिन एक बच्चा फैल गया था, उसको पता नहीं रात क्यों याद आ रही थी मेरी। तो उस दिन मैं कह रहा था ना मैं क्लास में था, तो उसी का फोन आ रहा था। मैंने कहा यार ये फोन क्यों कर रहा है, सबको पता होता है मैं क्लास में हूँ। तो एक्चुअल में एक भाई बच्चे हैं, मैं मेनली काम अपने स्टूडियो से करता हूँ। तो घर में रहता है तो मैं मोस्टली घर में रहता हूँ। घर में रहता हूँ तो बच्चे हैं अपना, एक लगाव तो रहता ही है।
तो 2-3 दिन से मैं नहीं दिखा हूँ उसको शुरुआत में, तो एक दिन रोने होने लगा होगा, याद आ रही होगी, तो फोन आ रहा था मेरे पास। तो मैंने कहा यार क्लास के बीच में फोन आ रहा है, तो मैंने एक मैसेज डाल दिया कि अभी क्लास में हूँ, थोड़ी देर में करूंगा। तो पता चला कि एक का नाम है लव, एक का नाम है कुश। तो मुझे पता चला कि नहीं, लव फैल गया है कि उसको थोड़ी सी याद आ रही है, जबकि उनमें से किसी को किसी की याद नहीं आती है, वो फर्जी बातें करते हैं क्योंकि आपस में ही खेलते रहते हैं। तो मैंने कहा यार ये क्या दिक्कत है, तो मैंने पूछा, तो कहा यार 2-3 दिन से दिखे नहीं, वैसे रेगुलर वहीं रहता हूँ, ऑफिस भी गया, मीटिंग भी गया, तो आ गया शाम तक, नहीं आया, एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, अब यहाँ तो 15-20 दिन हो गए ना लाइन से। तो मैंने पूछा क्या दिक्कत है, तो कह रहा कुछ नहीं, बहुत दिन से दिखे नहीं थे। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर समझाया, मैंने कहा इसको कुछ गिफ्ट विफ्ट दे दो, अभी मस्त होके खेलने लगेगा, भूल जाएगा फिर कि हाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं वो। तो ये है। तो उनको भी होता है कि चलो यार जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मगर ये है कि ये काम इंपॉर्टेंट है, यदि मैं जाऊंगा आऊंगा ना तो टाइम किल होगा, आने का गया, जाने का टाइम किल हुआ। तो इस वजह से ये हो रहा है कि नहीं यार, लगातार पहले आपको पढ़ा के आपका काम खत्म करके फिर निकला जाए, तो आपकी क्लास लगातार चलती चली जाएगी। तो इस संडे को भी कोशिश करेंगे हम लोग, संडे को टेस्ट तो नहीं ना, किसकी भाई, कल मतलब पहले दिन से पढ़ा रहे हैं, अभी तक इन लोगों का सिलेबस ही नहीं हुआ है। फिजिक्स की क्लास किस चीज की है पूरी, रिवीजन, ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ ही क्लास दे दो, ठीक है। यदि किसी की नहीं होगी तो हम कर लेंगे, नहीं तो जिसको करना है करे, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी में सब कर लूंगा, बस आ जाओ। अच्छा अब जरा देखो क्या करोगे, गिवन इंफॉर्मेशन को मोल बनाओगे, क्या मोल बनाए ना बनाए तो भी चल जाएगा, मगर यदि मन हो तो बना लो। ये कितना होगा 1 मोल, और ये कितना होगा आधा मोल। अब जरा गौर से समझिएगा सभी बच्चे, ध्यान दे, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, ये आया रेशियो, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, ये आया रेशियो। अब छोटा रेशियो कौन है, छोटा रेशियो कौन है, ये एलआर है, ये एक्सेस रेजेंट है, ये एलआर है, ये एक्सेस रेजेंट है। अब प्रोडक्ट का कंपेयर किससे करोगे, एलआर से। तो देखो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, मोल ऑफ एचसीएल अपॉन कॉफिशिएंट। तो मोल ऑफ एचसीएल कितना आ गया 1 मोल, मोल ऑफ एचसीएल कितना आ गया 1 मोल। क्लियर है सबको, दिक्कत तो नहीं है, तो इसी बात पे ये वाला क्वेश्चन कर डालो, ये वाला मत करो पहले, रुक जाइए, आप सीक्वेंस में करें, ये वाला तो ये नहीं यार, ये कौन सी पीपीटी आ गई है, ये वाला करिए, ए सी बी डी। अब देखिए इन द रिएक्शन, ये भी पीवाईक्यू है नीट का, लिखा नहीं है, ठीक है ना, नीट का ये पीवाईक्यू है। 4 अमोनिया प्लस 5O2 gives 4NO plus 6H2O. 1 mole of ammonia, 1 mole of O2 are made to react. अब जरा देखो क्या दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है, क्या दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब हमें क्या चेक करना चाहिए, एलआर चेक करना चाहिए ना। तो करना कैसे है, रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है, यस रिएक्शन बैलेंस है। अब यदि रिएक्शन बैलेंस है, क्या गिवन इंफॉर्मेशन मोल में कन्वर्टेड है, हाँ कन्वर्टेड है, तो हम क्या चेक करें, मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो। तो अमोनिया का आया मोल अपॉन कॉफिशिएंट, इसका आया मोल अपॉन कॉफिशिएंट, किसका मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो छोटा है, ये एलआर, ये एक्सेस रेजेंट, ठीक है। अब जो एलआर है वो तो 100% खत्म होगा, तो कहा जा रहा है 1 मोल ऑफ H2 इज प्रोड्यूस। अब हमें देखना पड़ेगा कि होगी कि नहीं होगी। 1 मोल ऑफ NO विल प्रोड्यूस, ऑल द ऑक्सीजन विल कंज्यूम्ड। तो ये बात 100% सही है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एलआर है, ऑक्सीजन एलआर है, इसलिए ये वाली बात 100% सही है। अब ये सही है या नहीं है, इनको आपको काउंट करना पड़ेगा,
इनको आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा ये सही है या नहीं। मगर नीट का क्वेश्चन है इसलिए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो एक आंसर मिल गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, ये भी नीट का क्वेश्चन है, ये भी आपके ही पेपर का क्वेश्चन है। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन ए क्लोज कंटेनर। क्या दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है? ये क्वेश्चन कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, अच्छे से पकड़िएगा, मगर ये मेडिकल का ही क्वेश्चन है। देखिए पीवाईक्यू, 1 ग्राम मैग्नीशियम है, 0.56 ग्राम ऑक्सीजन है क्लोज कंटेनर में। क्या दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है? हाँ, तो हमको एलआर चेक कर लेना चाहिए, पता नहीं एलआर की बात कर रहा हूं, तो पहले करते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन, रिएक्शन को लिखा, बैलेंस किया, रूल नंबर 1। गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट किया, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 24 मोल बन गया, इसको मोल बनाओ, मोल बन गया। ठीक है, अब एलआर चेक करो, मोल डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट, तो ये वैल्यू आई 1/48, मोल डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट, बैलेंस रखो रिएक्शन, ये वैल्यू आई इतना। अब छोटा कौन है, ये या ये? डिवाइड करके देखो, हथियार किधर है, ऑक्सीजन है। देखिए 0.56 डिवाइडेड बाई 32, 0.017 है ना। अब इसकी भी देखते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 48, 0.2, वो 0.01 था, तो ये छोटा है, तो ये वैल्यू स्मॉलेस्ट है, तो ये वैल्यू स्मॉलेस्ट है, तो ये एलआर है, और ये एक्सेस रेजेंट हो गया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है विच रिएक्टेंट इफ लेफ्ट इन एक्सेस, तो इसका मतलब पहली बात वो एक्सेस रेजेंट की बात कर रहा है। एलआर हमारा क्या है, ऑक्सीजन, तो ये गलत हो गया। क्यों? वो कह रहा है कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में है और कितना, तो इसका मतलब पहले तो एक्सेस रेजेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, तो ऑक्सीजन एलआर है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब मान लो हमें नहीं भी आता है तो भी 50% प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन सही करने की, दो में से एक आंसर है। अब आता तो अपने को सब कुछ है ही भाई, है कि नहीं बच्चों? तो चलो हम लोगों को जब आता है तो हम लोग कर डालते हैं। अब क्या करना है, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है, कुछ भी पूछा जाए किससे कंपेयर करोगे, एलआर से। तो एलआर से कंपेयर करने से क्या निकल के आएगा, कितना मैग्नीशियम खर्च हुआ है। मैग्नीशियम 1 ग्राम है, 1 ग्राम में से खर्च कितना हुआ है वो पता चलेगा एलआर से कंपेयर करने से। मैंने कहा है कुछ भी निकालना हो एलआर से कंपेयर करोगे, तो एलआर से कंपेयर करो, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट 1 है, मोल किसके निकालने हैं, एमजी के, अपॉन कॉफिशिएंट। तो देखो मोल ऑफ एमजी आ गए इतने, ये आ गया। अब इसको मास बनाओ, मास ऑफ एमजी, तो मोल को मास बनाने के लिए क्या करते हैं, अब कट्टम काट खेलते हैं, 2 से उड़ाया 16, 6 चौक नहीं नहीं 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3 से उड़ा दो, 2 से, 2 और 8, 28 इंटू 3 कितना होता है, 84, 8 त्रिक 24 और 6 और 6 2 8, इतने ग्राम मैग्नीशियम खर्च हो गया है। तो बचा कितना, तो रिमेनिंग mg आफ्टर रिएक्शन 1 माइनस 0.84, तो 0.16। ये नीट के हिसाब से बड़ा क्वेश्चन है। नीट में भाई इतना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आना चाहिए यार, मतलब जिसको आता है वो भी कम से कम 1.5 मिनट लेगा। एक तो डाटा बड़ा टप टप बनाया है ना,
मगर हाँ आया है, नीट का ही क्वेश्चन है ये। तो बात समझ पाए कैसे हुआ? बात समझ पा रहे हो क्या हुआ? भाई उसने दो रिएक्टेंट की वैल्यू दी तो हम समझ गए एलआर का केस है, मैंने सॉल्व किया। अब वो पूछ रहा था बताओ एक्सेस रेजेंट कौन है, तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रेजेंट है तो एक्सेस रेजेंट क्या हो गया, एमजी। अब फिर वो पूछ रहा है वो कितना बचा, तो एलआर क्या करता है, मैंने आपको बताया है कि एलआर के रिस्पेक्ट में सब कुछ होता है। एलआर के रिस्पेक्ट में कैसे होता है, चार ये थे दो ये थे, गौर से देखो, एक पेयर बन गया, एक उठाया एक उठाया, एक पेयर बन गया। अब पेयर बनेगा नहीं, एलआर कौन है, ब्लू पेन, प्रोडक्ट कितने आए, दो पेयर। एलआर कौन है, ब्लू पेन, ब्लू पेन कितने लगे, दो, तो ब्लैक भी कितने लगे, दो ही लगे है। तो पहले चार थे, दो लग गए, तो बचे कितने, दो। मगर ये दो लगे किसके रिस्पेक्ट में लगे, इसके रिस्पेक्ट में, इसीलिए इसका कंपेयर इससे किया गया है। तो जो कुछ भी निकालोगे कंपेयर हमेशा एलआर से करोगे, कंपेयर हमेशा एलआर से करोगे। कर लोगे आप लोग? अच्छा, जब कर लोगे तो एक क्वेश्चन और देते हैं। कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, टाइम हो गया क्या? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, दो हेडिंग होंगी। क्या हुआ? हाँ तो कर लो, कोई नहीं। दो हेडिंग होंगी, एक है स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 और एक है लॉज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अच्छे से बताइएगा। इन विच ऑप्शन, इन विच ऑप्शन A2 is a LR? A, एक मोल A2 प्लस एक मोल B2, एक मोल A2 प्लस दो मोल B2, एक मोल A2 प्लस तीन मोल B2, सी नन ऑफ दीज। आपको यह बताना है कि इसमें से किस ऑप्शन में A2LR है। अब मैंने जैसे डाटा में डायरेक्ट मोल बना के दिया, वो डायरेक्ट मास भी दे सकता था कि मास मास लिख दिए, तो आपको बार बार मोल बनाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो। मैंने एक पैटर्न दिया है कि अलग टाइप का क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, कि इनमें से किस ऑप्शन में A2 जो है वो LR है। तो आपको क्या करना है, मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो चेक करते जाना है। रिएक्शन लिखी है, लिखी है, बैलेंस है, बैलेंस है, गिवन इंफॉर्मेशन मोल में कन्वर्ट है, कन्वर्टेड है, इसका मतलब हमें सिर्फ मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो चेक करना है। तो मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो चेक करते चले जाओ, मोल अपॉन कोएफिशिएंट, मोल अपॉन कोएफिशिएंट, ये छोटा है तो ये एलआर है, आंसर नहीं होगा। मोल अपॉन कोएफिशिएंट, मोल अपॉन कोएफिशिएंट दोनों बराबर है तो दोनों एलआर है ना, अकेले ये नहीं है, आंसर नहीं होगा। मोल अपॉन कोएफिशिएंट, मोल अपॉन कोएफिशिएंट, ये 1 पॉइंट समथिंग और ये 1, तो ये छोटा है, ये एलआर है। ठीक है ना, तो वही काम करना है। अब इसको थोड़ा सा टफ बनाना है, कैलकुलेशन बढ़ानी है, तो बस इसको मोल में कर दो कि हाँ भाई इसको मोल कर दो। ठीक है, रिएक्शन ऐसे लिख दो और ऑप्शन मोल में कर दो। तो मास में जैसे ही ऑप्शन करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आप सभी बच्चे एमपीएस और आरपीएस कर लें, सिर्फ दो के क्वेश्चन छोड़ देना, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के छोड़ देना और साथ साथ में लॉस के क्वेश्चन छोड़ देना, क्योंकि बस ये दो टॉपिक रह गए। बाकी सारे क्वेश्चन एमपीएस के बना लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन आरपीएस के बना लीजिए। ठीक है, एमपीएस और आरपीएस के क्वेश्चन आप लोगों को कर लीजिए, मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, आप उनको करते जाओ, नहीं तो बैच से चले जाओ, क्योंकि बैच भी आपको फ्री दिया गया है। तो बैच आपके पास वो फ्री है, मंजिल वाला, आप वहां से जाके कर लो। ठीक है, उतना मगर जरूर कर लो,
उतना जरूर कर लो, उतना बहुत ज्यादा हो जाएगा। किसी बच्चे को आवाज आ रही है? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मैं वहां बैठा रहता हूँ, 2-4 मिनट बैठता हूँ जाने से पहले, जब तक अगली क्लास चालू होती है उसके बाद ही जाता हूँ, कि मान लो किसी को डाउट हो तो वो मेरे से आके पूछ सकता है, वहीं मिलूंगा।